Good afternoon all. So let's continue the chapter natural vegetation. Okay. Our today's topic is littoral and swamp forest. ठीक है, मैंने आपको माउंटेन फॉरेस्ट करवा दिया, एवरग्रीन फॉरेस्ट करवा दिया, थॉर्न फॉरेस्ट करवा दिया. ठीक है, वहां पर कोई डाउट आप लोगों को किसी भी तरीके का? No, ma'am. Okay. So our today's forest is littoral and swamp forest. ये वो फॉरेस्ट होते हैं जो कि बहुत ज्यादा जो मैशी एरियाज के अंदर जो डेवलप होते हैं, ये उनको बोला जाता है. इंडिया हैज ए रिच वेराइटी ऑफ वेटलैंड हैबिटेट्स, है ना. इंडिया में आपको पता है कि माउंटेनियस जो रीजन है हमारा, वो काफी ज्यादा वेटलैंड है, क्योंकि वहां पर बारिश बहुत ज्यादा होती है और हमारे ईस्ट डायरेक्शन के अंदर भी इस तरीके का जो लैंड है वो पाया जाता है. सुंदरबन बांग्लादेश वगैरह के आसपास का बे ऑफ बंगाल हो गया, ये सारा जो एरिया है ना, जो गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर जो डेल्टा बनाती है. ओके, अबाउट 70% ऑफ दिस कंपैरिजन एरिया यूज पैडी कल्टीवेशन. अब जितना भी हमारे पास में जो स्वैम्पी एरिया है या फिर लिटोरल स्वैम्प फॉरेस्ट है, उसका 70% जो लैंड है वो हमारा किसमें काम आता है? पैडी क्रॉप्स के अंदर काम आता है. यहाँ अपनी की जो ग्रेन है यानी कि जो चावल है उसकी खेती के लिए काम में आता है. टू साइट्स कहाँ कहाँ है देखिए. चिल्का लेक्स एंड केवलादेव नेशनल पार्क आर प्रोटेक्टेड एज वाटर फ्लो हैबिटेट अंडर द कन्वेंशन ऑफ वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस. ओके, ये जो एरिया है यहाँ पर काफी ज्यादा प्रोटेक्शन होता है. किस जगह की बात कर रहे हैं हम? चिल्का लेक एंड केवलादेव नेशनल पार्क के अंदर यहाँ पर ये फॉरेस्ट पाया जाता है. देन द कंट्रीज वेटलैंड हैव बीन ग्रुप्ड इनटू 8 कैटेगरीज. जो कंट्रीज का जितना भी वेटलैंड एरिया है उसको 8 पार्ट्स के अंदर कैटेगराइज किया गया है. द रिजर्वियर ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू वाला जो एरिया है हमारा साउथ के अंदर, उसे टुगेदर विद द लेगून्स एंड अदर वेटलैंड्स ऑफ द साउथ एंड वेस्ट कोस्ट. जहां पर साउथ का जो वेस्ट कोस्ट एरिया आ गया, ठीक है, जहां पर लेगून्स वगैरह बन रहे हैं, वो सारा एरिया जो आ गया उसको कंसिडर किया गया है एक के अंदर. ठीक है, वो भी आपका क्या आ रहा है? स्वैम्प फॉरेस्ट ही आता है वहां पर भी. द वास्ट सेलाइन एक्सपेंसेस ऑफ राजस्थान. ठीक है, राजस्थान का भी कुछ पार्ट है देखिए, गुजरात एंड द गल्फ ऑफ कच्छ, ये वाला एरिया भी किसमें लिया गया है? आपका स्वैम्प फॉरेस्ट के अंदर लिया गया है. देन इसके अलावा अगर हम बात करते हैं फ्रेश वाटर लेक्स वाला जो एरिया है, रिजर्वियर है फ्रॉम गुजरात ईस्टवर्ड, है ना, गुजरात के ईस्टवर्ड थ्रू राजस्थान, केवलादेव नेशनल पार्क एंड एमपी का भी कुछ पार्ट है जो कि इसी के अंदर लिया गया है. अब देखिए इस तरीके का एरिया होता है. ये जो एरिया है यहाँ पर देखिए, ये पैडी क्रॉप है, ये आपकी पूरी क्या है? पैडी क्रॉप है. अब इसके अंदर जो पूरा मैशी एरिया है ये क्या कहलाता है? स्वैम्प फॉरेस्ट कहलाता है पूरा. ठीक है, इस तरीके का. और इनके अंदर अगर हम बात करते हैं अंडमान एंड निकोबार और आपका जो बंगाल वगैरह वाला जो एरिया आता है, वहां पर भी ये इस तरीके के फॉरेस्ट ग्रो होते हैं. इनको कहते हैं मैनग्रोव फॉरेस्ट. क्या कहते हैं? मैनग्रोव फॉरेस्ट बोला जाता है. ये पूरे दलदली इलाके के अंदर ग्रो करते हैं. मैशी एरिया जो होता है, बहुत ज्यादा वेटी एरिया, वहां पर ये ग्रो होते हैं. इनके जो प्लांट्स होते हैं, इनकी जो रूट्स होते हैं, ये मेनली सेलाइन वाटर के अंदर ग्रो होता है. ठीक है, इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? ये सेलाइन वाटर जो नमकीन पानी होता है ना, उसके अंदर ये ग्रो होते हैं. और इनकी जो रूट्स होती हैं वो बाहर निकलती हैं इन सर्च ऑफ ऑक्सीजन. ओके, ये काफी ज्यादा यहाँ का जो नेचुरल जो वाइल्ड लाइफ वगैरह जो होती है, जो ना पूरे उनको ये काफी ज्यादा प्रोटेक्ट करते हैं. ठीक है, इनका जो एरिया है वो कहाँ पर आता है? आपका अंडमान निकोबार हो गया. ठीक है, आपका नॉर्थ ईस्ट वाले जो पार्ट होते हैं वहां पर भी ये ज्यादातर ग्रो होते हैं. बंगाल वाला जो एरिया है, क्लियर हो गया? ठीक है, अब हम बात करते हैं फॉरेस्ट. हमारे जितने भी टाइप्स थे वो कंप्लीट हो गए हैं यहाँ पर. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज फॉरेस्ट कंजर्वेशन. व्हाई डू वी नीड टू कंजर्व अवर फॉरेस्ट? जस्ट टेल मी, व्हाई डू वी नीड टू कंजर्व अवर फॉरेस्ट? देखिए, आपके पास में कोई भी चीज आपको हाँ बोलिए मैम. क्योंकि अगर हमारे पास फॉरेस्ट नहीं है, अगर हमारे पास प्लांट्स नहीं है, तो हम लाइफ के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे. वी कांट सर्वाइव. हमारी पूरी लाइफ सर्कल है, हाँ. वो ट्रीज से है, और अगर हम उससे लिंक्ड नहीं है तो हम लाइफ के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे. वेरी गुड, वेरी गुड. देखिए हम लोग क्या करते हैं,
हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि हमें कोई भी कंजप्शन हमारा काम है, ठीक है, हमने कोई भी चीज अगर कोई बंद कर दी जाती है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि गवर्नमेंट ने मैगी को बंद कर दिया, ठीक है, मैगी को बंद कर दिया, हमने उसका सब्स्टिट्यूट निकाल दिया। क्या निकाल लिया सब्स्टिट्यूट? हमने यिप्पी नूडल्स लेकर आ गए, ठीक है, हमारे जो पतंजलि वाले हैं वो अपने नूडल्स लेकर आ गए, तो हमने क्या कर लिया, हमारा सब्स्टिट्यूशन निकाल लिया। लेकिन प्लांट्स अपना सब्स्टिट्यूशन नहीं निकाल पाते हैं, ठीक है, और हमारी जो नीड्स हैं, हमारे जो कंजप्शन, हम क्या कर रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन किए जा रहे हैं हमारी नीड्स को पूरा करने के लिए, लेकिन प्लांट्स खुद ब खुद तो रीजनरेट नहीं हो पाते हैं ना, ठीक है, तो इसी वजह से हमें क्या करना है, हमें इनको कंजर्व करना है। गॉट इट? ओके, सो ए फॉरेस्ट पॉलिसी in 1952 which was further modified in 1988, गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी बनाई थी, फॉरेस्ट पॉलिसी, जिसको वो बनाई थी 1952 के अंदर, जिसको कि मॉडिफाई किया गया 1988 के अंदर, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द न्यू फॉरेस्ट पॉलिसी द गवर्नमेंट विल एम्फेसिस सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट। अब इस नई जो पॉलिसी आई थी उसके अंदर क्या था, मैनेजमेंट बनाना था, फॉरेस्ट को एक्सपेंस करना था, उसके अंदर बहुत सारे उनको अलग अलग रूल्स बनाए गए, ऑर्डर्स निकाले गए, ताकि जो हमारा फॉरेस्ट है उसे कंजर्व किया जाए, उसे प्रोटेक्ट किया जाए, ठीक है, उसे एक्सपेंड किया जाए, कंजर्व किया जाए। ओके, फॉरेस्ट रिजर्व्स ऑन द लैंड एंड टू मीट द नीड ऑफ लोकल पीपल ऑन द अदर। इस तरीके से हमें काम करना है, इस तरीके की पॉलिसीज बनाई गई कि लोगों की जो नीड है वो भी पूरी होनी चाहिए और फॉरेस्ट को भी क्या करना चाहिए, कंजर्व करना है, ठीक है। जो एम रखे गए थे फॉरेस्ट पॉलिसी के वो क्या क्या थे, ब्रिंगिंग 33% ऑफ द ज्योग्राफिकल एरिया अंडर द फॉरेस्ट कवर, ठीक है, हमारा जो फॉरेस्ट कवर है वो कितना होना चाहिए, 33% होना चाहिए। एरिया कितना होना चाहिए फॉरेस्ट का, अगर किसी भी हमारी जो कंट्री है उसे सरवाइव करना है तो यहाँ का जो एरिया है फॉरेस्ट एरिया वो 33% होना चाहिए, जो कि अभी इतना नहीं है। तो हमारा एम क्या रखा गया है यहाँ पर फॉरेस्ट पॉलिसी का, कि हमारे फॉरेस्ट जो एरिया है वो 33% किया जाए। मेंटेनिंग एनवायरमेंटल स्टेबिलिटी एंड टू रीस्टोर फॉरेस्ट वर इकोलॉजिकल बैलेंस फॉर डिस्टर्ब, जो इकोलॉजिकल बैलेंस डिस्टर्ब हो गए हैं उसे क्या करना है, वापस से बैलेंस में लेकर आना है, ठीक है। एनवायरमेंटल स्टेबिलिटी लेकर आनी है, जो इकोसिस्टम हमारा बिगड़ गया है उसको क्या करना है, वापस सही करना है, ठीक है। समझ में आ रहा है यहाँ पे बेटा? ये इस पॉलिसी के एम थे। कंजर्विंग द नेचुरल हेरिटेज, जो नेचुरल हेरिटेज है उनको कंजर्व करना है ऑफ द कंट्री एंड इट्स बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जेनेटिक पूल, ठीक है, जो बायोलॉजिक जेनेटिक जो पूल है उनको भी हमें क्या करना है, यहाँ पर डाइवर्सिटीज को बचाना है। देन चेक सॉइल इरोजन एक्सटेंशन, इसके अलावा जो सॉइल इरोजन है उसको भी बचाना है, यानी कि हम ज्यादा से ज्यादा पेड़ काटेंगे तो क्या होगा, सॉइल इरोड होगी, सॉइल इरोड हो जाएगी तो क्या होगा, क्या वेजिटेशन ग्रो हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। तो सॉइल इरोजन को क्या करना है, चेक करना है, एक्सटेंड करना ऑफ द डेजर्ट लैंड एंड रिडक्शन ऑफ फ्लड्स एंड ड्राउट्स, ठीक है, इस सॉइल रिडक्शन को क्या करना है, बचाना है, इसको ज्यादा से ज्यादा हमें प्लांटिंग करनी है, उसको रोकना है। इंक्रीजिंग द फॉरेस्ट कवर थ्रू सोशल फॉरेस्ट्री एंड एफॉरेस्टेशन ऑन डिग्रेडेड लैंड, जो बैरन लैंड है, जो बेकार पड़ी लैंड है वहां पर हमें क्या करनी है, सोशल फॉरेस्ट्री करनी है, यानी कि सबको मिलके जो पब्लिक है उनको भी फॉरेस्ट वहां पर ग्रो करने चाहिए, एफॉरेस्टेशन करना चाहिए, ताकि जो फॉरेस्ट है उन पर हमारी नीड्स का बर्डन ना आए, ठीक है। फॉरेस्ट कवर जो एरिया है उसे इंक्रीज करना है, इसका मतलब ये था, ठीक है। देन इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी फॉरेस्ट ऑफ मेक टिम्बर फ्यूल फॉडर एंड फूड अवेलेबल टू रूरल पॉपुलेशन, डी एम्प्लॉयमेंट ऑन फॉरेस्ट एंड एनकरेज द सब्सटीट्यूशन ऑफ वुड। अब देखिए अगर क्या होगा, सोशल जो लोग हैं वो अपने वहां पर ही फार्मिंग जो एरियाज हैं वहां पर एफॉरेस्टेशन करेंगे तो उनकी जो बेसिक नीड है, जैसे कि लकड़ी है, फ्यूल के लिए है ना, चारे वगैरह के लिए, उनको फॉरेस्ट में नहीं जाना पड़ेगा, उनको अपनी बेसिक नीड्स जो है वो कहाँ से मिल जाएंगी, वहीं पर जो वो अपने प्लांट्स को ग्रो कर रहे हैं वहां से ही उनको मिल जाएगी, ठीक है। समझ में आया यहाँ पर इनका एम? कोई डाउट बेटा? नो मैम। देन सोशल फॉरेस्ट्री इन द सेंस क्या होता है, जो लोग होते हैं उनको ही बोला जाता है कि आप अपने
आसपास के जो एरियाज हैं, आपके जो एग्रीकल्चर लैंड है या आपका जो फर्म है, वहीं पर एफॉरेस्टेशन किया जाए ताकि आपका फॉरेस्ट पे बर्डन कम हो और आपकी बेसिक नीड्स फुलफिल हो। जैसे कि लकड़ी जो चाहिए आपको, है ना, फर्नीचर बनाना है या बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, पास्चर लैंड जो होते हैं वो सारी चीजें, तो इनको इन्होंने क्या किया, social forestry mean the management and protection of forests and forestation on barren lands with the purpose of helping in the environmental, social and rural development। इससे क्या होगा, जो लोग बेरोजगार बैठे हैं उनको वर्क भी मिल जाएगा और इसके बाद में ये भी होगा कि जो हमारा फॉरेस्ट एरिया है उस पे भी किसी तरीके का बर्डन नहीं आएगा। ठीक है, तो सोशल एंड रूरल डेवलपमेंट होगा, एनवायरमेंट का डेवलपमेंट होगा, देन बैलेंस आएगा। देन नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर 1976 हैज क्लासिफाइड सोशल फॉरेस्ट्री इनटू 3 कैटेगरीज। देखिए, अब जो सोशल फॉरेस्ट्री है उसको कमीशन ऑन एग्रीकल्चर ने, नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर ने, इन्होंने 1976 के अंदर इसको 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया। द रूरल अर्बन देयर आर अर्बन फॉरेस्ट्री, रूरल फॉरेस्ट्री एंड फार्म फॉरेस्ट्री। ठीक है, अब इनको अलग अलग समझ लेते हैं। अर्बन फॉरेस्ट्री, जो भी अर्बन एरियाज हैं, सिटीज है, वहां पर प्लांटिंग करना। ठीक है, कैसे प्लांटिंग करेंगे, जैसे कि आपके फार्म्स वगैरह हैं, रोड हैं, उनके साइड्स में, जैसे आप लोगों ने देखा होगा, कोई भी इंडस्ट्रीज है वहां पर आपने देखा होगा बहुत ज्यादा पेड़ वगैरह लगा दिए जाए, है ना, रोड के आसपास लगा दिए गए ताकि आपका पॉल्यूशन जो है वो कम हो और फॉरेस्ट एरिया जो है वो भी बढ़े। अर्बन फॉरेस्ट्री pertain to the raising and management of trees on public and privately owned land in and around urban centers such as green belts बना दिए जाए, पार्क्स बनाए, ठीक है, रोड साइड एवेन्यूज। ज्यादा से ज्यादा हमें क्या करना है, यहाँ पर अर्बन एरियाज के अंदर फॉरेस्ट्री को बढ़ाना था। इनका एम रोड साइड एवेन्यूज है, इंडस्ट्रियल एरियाज है, ठीक है, कमर्शियल ग्रीन बेल्ट्स बना दिए गए। आगे बात समझ में, तो क्या है इसका एम, क्या है, ज्यादा से ज्यादा एफॉरेस्टेशन करना, गांव के अंदर, शहरों में, सब जगह। ठीक है, रूरल फॉरेस्ट्री लेज एम्फेसिस ऑन प्रमोशन ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री एंड कम्युनिटी फॉरेस्ट्री। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, जो एग्रीकल्चर लैंड है वहां पर भी एग्रीकल्चर के साथ साथ फॉरेस्ट्री की जाए ताकि उनके जो बेसिक नीड्स हैं वो वहां से फुलफिल हो सके और आपके जो सॉइल इरोजन है उससे भी प्रोटेक्ट किया जा सके। ठीक है, इट कंबाइंस फॉरेस्ट्री विथ एग्रीकल्चर thus altering the simultaneous production of food, fodder, fuel, timber and fruits। तो यहाँ से क्या होगा, अगर हम खुद ही सारी चीजें ग्रो कर रहे हैं, अगर फॉरेस्ट्री डेवलप की जाती है रूरल एरियाज में, तो जो लोग हैं वो क्या होंगे, वो अपने फूड के लिए, अपने फोल्डर्स के लिए, अपने फ्यूल के लिए, टिम्बर के लिए, फ्रूट्स के लिए कहीं और नहीं जाएंगे, वो वहीं से सारी चीजें गेन करेंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा, फॉरेस्ट पर बर्डन कम हो जाएगा। ठीक है, फार्म फॉरेस्ट्री, फार्म फॉरेस्ट्री ये था कि जो जितने भी आपके जो फार्मर्स थे, है ना, उनकी जो लैंड है वहां पर फॉरेस्ट्री किया जाना। फ्रॉम फॉरेस्ट्री इज ए टर्म अप्लाइड टू द प्रोसेस अंडर विच फार्मर्स ग्रो ट्रीज फॉर द कमर्शियल एंड नॉन कमर्शियल पर्पज ऑन देयर फार्म लैंड। कमर्शियल और नॉन कमर्शियल पर्पज से जो फार्मर्स थे उनको क्या किया गया, अपने लैंड पे वहां पर फॉरेस्ट्री करना अलाउ किया गया। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स ऑफ वेरियस स्टेट्स डिस्ट्रीब्यूट सीडलिंग ऑफ ट्रीज फ्री ऑफ कॉस्ट। जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उन्होंने क्या करा, यहाँ पर उनको फ्री में, जो फ्री ऑफ कॉस्ट स्मॉल एंड मीडियम फार्मर्स को ट्रीज वगैरह दिया गया ताकि हमें जो है हमारी चीजों की जो उतने भी नीड्स हैं वो वहां से मिल सके। ठीक है, several lands such as the margins of agriculture fields, grassland and pastures, land around homes and cow shed may be used for raising trees under non-commercial form of forestry। कमर्शियल पर्पस तो ये हो गया कि आप लोग कोई भी चीज है, फ्रूट्स है या किसी भी तरीके की चीजें जो सेल आउट कर रहे हो उन पेड़ों से। ठीक है, नॉन कमर्शियल चीजें क्या थी, जैसे कि आपको काउ शेड्स वगैरह है,
पास्चर्स वगैरह हैं, वो वहां से अवेल हो सकते हैं अगर आप रूरल एरियाज में फार्म पर फॉरेस्ट्री करते हैं तो। ठीक है, कोई भी बैरन लैंड पड़ी है वहां पर अगर आप फॉरेस्ट्री ग्रो करोगे तो आपको नॉन कमर्शियल, यानी कि जैसे कि आपको काउ शेड वगैरह है ना, घरों के आसपास जो पेड़ है वहां से भी बहुत सारी चीजें मिल जाएगी। ठीक है, ग्रासलैंड एरिया मिल जाएगा जिससे कि पास्चर्स वगैरह यानी कि जो ग्रेजिंग वगैरह है एनिमल्स की वो इजीली वहां पर करवाई जा सकेगी, आपको और कहीं जाने की जरूरत नहीं होगी। तो इसे कहते हैं फार्म फॉरेस्ट्री। ओके, जो कि फार्मर्स ग्रो करते हैं जिसमें। अब देखिए इसमें क्या था, कम्युनिटी फॉरेस्ट्री इन्वॉल्व द राइजिंग ऑफ ट्रीज ऑन पब्लिक और कम्युनिटी लैंड सच एज द विलेज पास्चर एंड टेम्पल लैंड, रोड साइड, कैनाल बैंक, स्ट्रिप अलोंग रेलवे लाइंस एंड स्कूल एक्सेट्रा। ठीक है, कम्युनिटी जो है यानी कि सारे जो लोग हैं, ग्रुप, अलग अलग जो ग्रुप हैं वो मिलकर के इस तरीके से राइज कर सकते हैं। तो इसमें क्या था, जैसे कि विलेज पास्चर है, कोई टेम्पल लैंड है वहां पर की गई, रोड के साइड में किया गया, कैनाल बैंक के साइड में ग्रो किए गए प्लांट्स को, स्ट्रिप अलोंग रेलवे लाइंस, जो रेलवे लाइंस है वहां पर ग्रो किया गया। ठीक है, एंड स्कूल्स वगैरह के अंदर आप ज्यादा से ज्यादा प्लांटिंग करके इस चीज को बढ़ा सकते हैं। कम्युनिटी फॉरेस्ट्री प्रोग्राम एम टू प्रोवाइडिंग बेनिफिट टू द कम्युनिटी एज होल। कम्युनिटी फॉरेस्ट्री प्रोग्राम का एक ही एम था कि जो कम्युनिटी है उनको सबको फॉरेस्ट के बेनिफिट्स मिले। ठीक है, देखिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कई तरीके के बेनिफिट्स होते हैं। इनडायरेक्ट बेनिफिट्स ये जैसे कि ऑक्सीजन वगैरह मिलती है हम लोगों को। ठीक है, डायरेक्ट बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं, क्या क्या होते हैं, जैसे कि रबड़ मिल रहा है आपको, है ना, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो कम्युनिटी फॉरेस्ट्री प्रोवाइड्स ए मीन अंडर विच द पीपल ऑफ लैंडलेस क्लासेस कैन एसोसिएट देमसेल्फ इन ट्री राइजिंग and thus get those benefit which otherwise are restricted for landowners। अब देखिए बहुत सारे इनडायरेक्ट इस तरीके से भी है कि कई ऐसे लैंडलेस लेबर्स हैं जिनको कि फार्मर्स हैं जिनको काम नहीं मिलता है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, उनको वर्क मिलेगा। ठीक है, किसी बैरन लैंड पे फॉरेस्ट्री को ग्रो किया जाता है तो क्या होगा, जो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, लैंडलेस लोग हैं, क्लास के लोग हैं, उनको भी यहाँ पर क्या मिलेगा, एक तरह से वर्क मिलेगा करने के लिए। अब ठीक है, तो इससे उनको भी काफी बेनिफिट होगा, उनका लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव होगा। अर्बन फॉरेस्ट्री परटेन टू राइजिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ ट्रीज ऑन पब्लिक एंड प्राइवेटली ऑनर लैंड इन एंड अराउंड अर्बन सेंटर सच एज ग्रीन बेल्ट्स, पार्क हो गया, रोड साइड एवेन्यू हो गया, इंडस्ट्रियल कमर्शियल ग्रीन बेल्ट्स वगैरह के। ये जो पैटर्न है ये अर्बन एरियाज के अंदर है। ज्यादा से ज्यादा फॉरेस्ट्री किस तरीके से की जा सकती है, आप रोड के साइड में प्लांटिंग करिए, आप स्कूल्स में करिए, आप इंडस्ट्रीज में करिए, जो जितना भी पॉल्यूशन वगैरह होता है वो ये ऑब्जर्व कर लेते हैं। ठीक है, नाउ वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया इज ग्रेट नेचुरल हेरिटेजेस। ठीक है, हेरिटेज इट इज एस्टिमेटेड दैट अबाउट 4 to 5% of all known plant and animal species on earth are found in India। ठीक है, अब देखिए वाइल्ड लाइफ क्या होती है, कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जहां पर हमारी कुछ स्पीसीज जो हैं वो रहती है, प्लांट्स की भी होती हैं, एनिमल्स की भी होती हैं। ठीक है, ये माना गया है कि 4 से 5% ऑफ नोन प्लांट्स एंड एनिमल स्पीसीज ऑन अर्थ आर फाउंड इन इंडिया। इंडिया में वर्ल्ड की जैसे 4 to 5% ऐसे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं जो कि इंडिया में पाए जाते हैं। द मेन रीजन ऑफ दिस रिमार्केबल डाइवर्सिटी of the ecosystem which this country has preserved and supported through the ages। अगर ये क्यों रहा है, क्या रीजन है, क्योंकि हमने इसको क्या किया है, इस इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट किया है, सपोर्ट किया है। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट रीजन ऑफ डिक्लाइन ऑफ वाइल्ड लाइफ आर एज फॉलोज। क्या रीजन है कि ये जो वाइल्ड लाइफ जो है वो धीरे धीरे डिक्लाइन हो रही है, इसके क्या रीजन है, देखिए। First reason is industrial and technology advancement brought about a rapid increasing and exploitation of forest resources। हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ अपनी इंडस्ट्रीज के डेवलप कर रहे हैं, हम टेक्नोलॉजी आ गई बहुत नई नई। ठीक है, अब लोग भी बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो क्या हो रहा है, जो लोग हैं उनके बीच में तो इंडस्ट्रीज को नहीं लगा सकते ना। इंडस्ट्रीज को हम कहाँ लगाएंगे, किसी ऐसे एरिया जो कि सिटीज वगैरह से, टाउन से दूर हो। ठीक है, तो उसको लगाने के लिए हम क्या करेंगे, फॉरेस्ट को कट करेंगे। ठीक है, फॉरेस्ट कट करेंगे तो इससे क्या होगा, वाइल्ड लाइफ डेंजर में आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, तो एक रीजन ये हो गया आपका। देन मोर एंड मोर लैंड्स वर क्लियर फॉर एग्रीकल्चर, ह्यूमन सेटलमेंट्स, रोड्स के लिए, माइनिंग रिकवरीज के लिए।
ठीक है। अब पॉपुलेशन जैसे बढ़ेगी तो ऑब्वियसली सेटलमेंट्स भी बढ़ेंगे, सेटलमेंट्स बढ़ेंगे तो उनकी कनेक्टिविटी बढ़ेगी, रोड्स बनेंगे, ठीक है। और तो और माइनिंग्स भी होंगी मिनरल्स निकालने के लिए। तो इससे क्या कर रहे हैं हम लोग, जंगल को काट रहे हैं। एक ये रीजन हो गया आपका वाइल्ड लाइफ का डेंजर का आना। देन थर्ड इज pressure on forest mountain due to looping of folder and fuel wood and removal of small timber by the local peoples। आप देखेंगे कि जो लोग हैं फ्यूल के लिए, मिनरल्स के लिए भी यहाँ पर फॉरेस्ट को बहुत ज्यादा देखते हैं, लकड़ी वगैरह काटते हैं। तो इससे क्या हो रहा है, धीरे धीरे अपने बेसिक नीड्स के लिए भी जंगलों को काटा जा रहा है। देन गेजिंग बाय डोमेस्टिक कैटल कॉज्ड एन एडवर्स इफेक्ट ऑन वाइल्ड लाइफ एंड इट्स हैबिटेट। गेजिंग करवाई जाती है बहुत ज्यादा, लोगों को क्या किया जाता है, चारा वगैरह जो है कैटल्स को वहीं से दिलवाया जाता है, जिससे भी हमारे जो जंगल है वो कम होते जा रहे हैं। हंटिंग वॉज टेकन अप एज ए spot by the elite and hundred of wild animals were killed in a single hunt। हंटिंग, ठीक है, हंटिंग तो एक शौक बन गया है लोगों का। पहले तो बहुत ज्यादा होती थी, अब तो फिर भी बहुत कम होती है। लोग ऑर्नामेंट्स वगैरह बनाते हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या करते हैं वो लोग, स्किन जैसे कि टाइगर की स्किन है, ठीक है, उसको अपने डेकोरेशन पर्पज से लेते हैं। एलिफेंट वगैरह के जैसे दांत वगैरह, उनसे बहुत सारी चीजें बनाते हैं। तो 100 ऑफ वाइल्ड जो एनिमल्स हैं उनको क्या किया गया, हंटिंग की गई है, मारा गया है, जिससे भी हमारी जो वाइल्ड लाइफ है वो क्या हो रही, कम हो रही है। इंसिडेंट ऑफ फॉरेस्ट फायर, कई बार जंगल में आग लग जाती है, जिससे भी हमारे जंगल क्या हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे एनिमल्स मर जाते हैं, बहुत सारे प्लांट्स पूरे बेकार हो जाते हैं, जल जाते हैं। देन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन ऑफ इंडिया, तो क्या जरूरत है, क्या हमें वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करना जरूरी है? इज दिस इज इम्पोर्टेंट? टेल मी। यस ऑफ कोर्स। क्यों? अगर हम ये जो फूड चेन है, अगर फूड चेन है बाई चांस अगर आप देखेंगे कि जो हिरन है, आप हिरन वो क्या करेगा, अगर खत्म हो जाएगा तो क्या होगा, टाइगर भी खत्म हो जाएगा। प्लांट्स खाता है, प्लांट्स जैसे जैसे कम होंगे तो हिरन, डियर है वो उसको खाता है, वो भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा तो हमारे टाइगर्स भी खत्म हो जाएंगे। तो ये एक फूड चेन है पूरी, ठीक है। तो इससे क्या होगा, पूरा जो हमारा इकोसिस्टम है वो इम्बैलेंस होगा, ठीक है, सिस्टम जो है वो पूरा बैलेंस होगा। तो इसी वजह से हमारी वाइल्ड लाइफ जो है उसको कंजर्व करना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि प्लांट्स को, ठीक है। सो इन 1972 में एक एक्ट आया था, was enacted which provide the main legal framework for conservation and protection of wildlife in India। अब एक एक्ट आया था जिसमें कि हमने बहुत सारे कुछ रूल रेगुलेशंस बनाए थे वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए, कंजर्व करने के लिए। क्या था, देखिए, टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द एंडेंजर्ड स्पीसीज इन द शेड्यूल ऑफ द एक्ट एंड, यानी कि जो जितने भी एंडेंजर्ड स्पीसीज हैं उनको ऐसे एरियाज दिए जाएं, प्रोटेक्शन दी जाए ताकि उनको प्रिजर्व करके रखा जा सकता है, यानी कि प्रोटेक्ट करके रखा जा सकता है। टू प्रोवाइड लीगल सपोर्ट टू द कंजर्वेशन एरिया ऑफ कंट्री क्लासिफाइड एंड नेशनल पार्क, यानी कि ऐसे कुछ कंजर्वेशन एरियाज बनाए जाए लाइक नेशनल पार्क वगैरह, जिसमें नॉर्मली कोई एंटर नहीं कर सकता, ठीक है, और उनको ताकि बचाया जा सके कुछ पर्टिकुलर स्पीसीज को, ठीक है। सेंचुरीज बनाई गई एंड नेशनल पार्क्स बनाए गए। सेंचुरीज एंड क्लोज एरिया अमेंडेड इन 1991 मेकिंग punishments more stringent and has also specified plant species and conservation of endangered species of wild animals। ठीक है, सेंचुरीज बनाई गई जिसके अंदर की, जैसे आप लोगों ने सुनी होगी भरतपुर वगैरह के अंदर राजस्थान में ही बर्ड सेंचुरीज, ताकि उनको प्रोटेक्ट करके रखा जा सकते हैं, ठीक है, रखा जा सके। देयर आर 102 नेशनल पार्क एंड 515 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। अब देखिए, नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में क्या डिफरेंस होता है बेटा? नेशनल पार्क वो होता है जिसमें कि आप ना किसी तरीके की रिसर्च कर सकते हो, है ना, बिना बिना परमिशन के आप उसमें एंटर नहीं कर सकते, ठीक है, काफी बड़ा एरिया होता है। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो होती हैं वो इतने बड़े एरिया नहीं होते हैं, वहां पर आप परमिशन लेकर अंदर जा सकते हैं, ठीक है, वहां पर देखा जा सकता है, लेकिन नेशनल पार्क में नहीं जा सकते। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन
collaboration with UNESCO Man and Biosphere Program and be a special scheme like Project Tiger in 1973 and Project Elephant 1992 have been launched to conserve these species and their habitat in a sustainable manner. ठीक है, इनको टाइगर को और एलिफेंट को बचाने के लिए यूनेस्को ने मिलकर एक प्रोग्राम लॉन्च किया था जिसका नाम है यूनेस्को मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। ठीक है, जिसके अंदर में प्रोजेक्ट टाइगर चला था 1973 के अंदर एंड प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में चलाया गया था, जिसमें यह था कि इन स्पीसीज को कंजर्व करना है। ठीक है, अब इसके बारे में और जान लेते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर 1973, देखिए, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम इज टू एंश्योर मेंटेनेंस ऑफ वेरिएबल पॉपुलेशन ऑफ टाइगर इन इंडिया फॉर साइंटिफिक, aesthetic, cultural and ecological value and to preserve area of biological importance as natural heritage for the benefit, education and enjoyment of the people। देखिए, कुछ ऐसे एरियाज बनाए गए 1973 के अंदर। एक प्रोजेक्ट टाइगर जो था वो चलाया गया, जिसमें जो टाइगर है उनको क्या किया गया, जो स्पीसीज जो खत्म होती जा रही है, ठीक है, उसको बचाने के लिए कुछ ऐसे रूल रेगुलेशंस फ्रेम किए गए ताकि इनको बचाया जा सके। ठीक है, कुछ ऐसे एरियाज बना दिए गए ताकि वो नेचुरल हेरिटेज में उस तरीके के, ताकि वो अंदर जो है वो फ्रीली रह सके। द टाइगर पॉपुलेशन इन द कंट्री हैज रजिस्टर्ड इन इंक्रीज फ्रॉम 1411 in 2006 to 1706 in 2010। और इस वजह से यहाँ पर अगर आप देखते हैं कि पॉपुलेशन टाइगर की 2006 के अंदर कितनी थी, 1411 थी, जो कि बढ़कर 2010 में कितनी हो गई, 1706 हो गई। ठीक है, प्रोजेक्ट एलिफेंट हैज लॉन्च इन 1992। प्रोजेक्ट एलिफेंट कब चलाया गया था, 1992 में चलाया गया, टू असिस्ट स्टेट हैविंग फ्री रेंजिंग पॉपुलेशन ऑफ वाइल्ड एलिफेंट। ये किस लिए था, एलिफेंट को बचाने के लिए था, ठीक है, प्रोटेक्ट करने के लिए था। It was aimed at ensuring long-term survival of identified valuable population of elephant in their natural habitat। यानी कि उनका जो नेचुरल हैबिटेट है, यानी कि जो एरिया है जहां पर वो रह रहे हैं, उनको वहां पर बचाया गया। द प्रोजेक्ट इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन 13 स्टेट। अब ये कितना है यहाँ पर, 17 स्टेट कर लीजिए न्यू डेटा के अकॉर्डिंग। ये कितने स्टेट्स के अंदर इम्प्लीमेंट किया गया, इन 17 स्टेट में इम्प्लीमेंट किया गया। नाउ बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व क्या है, देखिए, ए बायोस्फीयर रिजर्व इज ए यूनिक एंड रिप्रेजेंटेटिव ecosystem of terrestrial and coastal areas which are internationally recognized within the framework of UNESCO Man and Biosphere Program। ठीक है, बायोस्फीयर एरिया एक होता है, बहुत बड़ा एरिया होता है, इसके अंदर की प्लांट्स और एनिमल्स को रखा जाता है। ठीक है, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, देयर आर 14, अब 18 हो गए, 18 बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया। कहाँ कहाँ है, देखिए, 4 बायोस्फीयर रिजर्व, नेमली नीलगिरी वाला जो एरिया आता है, नंदा देवी, ठीक है, सुंदरबन एंड गोल्फ ऑफ मन्नार हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय द यूनेस्को ऑन वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। ये कुछ ऐसे बायोस्फीयर रिजर्व हैं, इंपॉर्टेंट बायोस्फीयर रिजर्व हैं, जो कि यूनेस्को द्वारा भी सपोर्ट किए गए हैं। अब देखते हैं नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो कहाँ है, द फर्स्ट ऑफ द 14 बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया वॉज स्टैब्लिश इन सितंबर 1986 में किया गया था। ठीक है, इन एम्बेलेंस द सेंचुरी कॉम्प्लेक्स ऑफ वायनाड, नारगोल, बांदीपुर एंड मधुमलाई, द एंटायर फॉरेस्टल हिल स्लोप ऑफ नीलम्बुर, द अपर नीलगिरी प्लेट्यू, साइलेंट वैली एंड द सिरुवनी हिल्स। इन एरियाज को मिलाकर एक सेंचुरी बनाई गई। ठीक है, द टोटल एरिया ऑफ द बायोस्फीयर रिजर्व इज अराउंड 5520 स्क्वायर किलोमीटर। किसका, नीलगिरी की बात कर रही हूँ। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में कौन कौन से सेंटर्स आते हैं, देखिए, यहाँ पर आता है नागरहोल, बांदीपुर एंड मधुमलाई। ठीक है, ये कुछ एरियाज है। इसके अलावा देखिए स्लोप ऑफ नीलम्बुर, ये सारे मिलकर क्या बनते हैं, आपके नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व बनते हैं। ठीक है,
The Nilgiri Biosphere Reserve processes different habitat types, unspoiled area and natural vegetation type with several dry scrubs. यहाँ पर देखेंगे कि बहुत सारे जो एरिया है वो किस तरीके का है, मॉस्ट डिसीडियस फॉरेस्ट यहाँ पर देखने को मिलता है, सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट यहाँ पर देखने को मिलता है, वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट यहाँ पर देखने को मिलता है, एवरग्रीन जो कि सोलास ग्रासलैंड एरिया मैंने बताया था हाई लैटिट्यूड के अंदर, वो भी यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, इट इंक्लूड्स द लार्ज नोन पॉपुलेशन ऑफ 2 एंडेंजर्ड एनिमल स्पीसीज नेमली द नीलगिरी एंड द लॉयन टेल्ड मॉक्यू। ये जो एक स्पीसीज है लॉयन की, ये यहाँ पर देखने को मिलती है, लॉयन टेल्ड मॉक्यू। देन गुड नंबर ऑफ एंडेमिक एंड एंडेंजर्ड प्लांट्स आर ऑल्सो फाउंड इन दिस रिजर्व। एंडेमिक कौन सी होती है, जो कि और कहीं पर भी नहीं पाई जाती है, वर्ल्ड में और कहीं पर भी ऐसी स्पीसीज नहीं होती है, वो स्पीसीज यहाँ पर पाई जाती है। ठीक है, एंडेंजर्ड प्लांट्स एंड ऑल्सो फाउंड इन दिस रिजर्व, जो कि क्या होती जा रही है, डिक्लाइन होती चली जा रही है। देन इसके अलावा थोड़ा सा रह गया, देखिए नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। नंदा देवी कहाँ है आपका बायोस्फीयर रिजर्व, सिचुएटेड इन उत्तरांचल। ठीक है, इंक्लूडेड पार्ट ऑफ चमोली, अल्मोड़ा, ठीक है, पिथौरागढ़ एंड बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पर इसको सबको मिलाकर नंदा देवी आपका बायोस्फीयर रिजर्व बनाया गया है। द मेजर फॉरेस्ट टाइप ऑफ रिजर्व आर टेम्परेट। ये किस तरीके के एरिया में आता है, टेम्परेट, यानी कि कुछ ठंडे इलाके के अंदर ये रिजर्व बनाया गया है, फॉरेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व है। ए फ्यू इंपॉर्टेंट स्पीसीज आर सिल्वर वीड एंड ऑर्चिड लाइक लेटिफॉय एंड रोहनडेनोड। ये कुछ स्पीसीज है जो कि इंपॉर्टेंट स्पीसीज है। कौन कौन सी है, सिल्वर वीड यहाँ पाई जाती है, ऑर्चिड पाया जाता है, ठीक है, लेटिफॉयल है, रोहडेंड्रोन करके एक स्पीसीज है जो भी यहाँ पर पाई जाती है। द बायोस्फीयर रिजर्व हैज अ रिच फ्योना, फॉर एग्जाम्पल द स्नो लियोपार्ड, ब्लैक बियर है, ब्राउन बियर है, मस्क डियर है, स्नो कॉक है, गोल्डन ईगल है एंड ब्लैक ईगल भी यहाँ पर पाई जाती हैं। ठीक है, यहाँ पर मेजर ट्रीट्स टू द इकोसिस्टम आर द कलेक्शन ऑफ एंडेंजर्ड प्लांट फॉर मेडिकल यूजेस। जो यहाँ के जो प्लांट्स हैं वो यहाँ पर क्या काम आता है, मेडिकल यूज के काम आता है। ठीक है, फॉरेस्ट फायर्स एंड ट्रॉचिंग भी यहाँ पर हो जाती है। देन सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व आपको पता है कहाँ पे, सुंदरबन डेल्टा कहाँ, जहां पर गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर जो है वो मिलती है। इट इज लोकेटेड इन स्वैम्पी डेल्टा ऑफ द रिवर गंगा इन वेस्ट बंगाल। ओके, इट एक्सटेंड्स ओवर ए वास्ट एरिया ऑफ 9630 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में पूरा फैला हुआ है एंड कंसिस्ट ऑफ मैनग्रोव फॉरेस्ट। यहाँ पर जो फॉरेस्ट है, वो जो प्लांट्स है वो कौन से होते हैं, मैनग्रोव फॉरेस्ट यहाँ ग्रो होता है। स्वैम्प्स एंड फॉरेस्टेड इज आइलैंड। सुंदरबन इज द होम ऑफ नियरली 200 लॉयल बंगाल टाइगर्स का यहाँ पर घर है। लॉयल आपके जो रॉयल बंगाल टाइगर है वो यहाँ पर पाए जाते हैं। इन द सुंदरबन द मैनग्रोव फॉरेस्ट आर कैरेक्टराइज्ड बाय हेरिफिया स्पीसीज वैल्यूड फॉर इट्स टिम्बर। ये काफी इसकी जो टिम्बर है वो फेमस होती है। और एक और बात है, यहाँ पर सुंदरी नाम के जो पेड़ हैं वो यहाँ पर काफी ज्यादा पाए जाते हैं। Then last topic of this chapter is Gulf of Mannar. Gulf of Mannar Biosphere Reserve, ये कहाँ है देखिए, The Gulf of Mannar Biosphere Reserve cover an area of, ठीक है, 1,05,000 hectares on the, sorry 10,000 sorry ये 1 lakh हो गया ना, 1,05,000 हेक्टर्स ऑन द साउथ ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। ये आपके साउथ ईस्ट कोस्ट के अंदर आता है। ठीक है, काफी बड़ा है एरिया है ये। द वन ऑफ द वर्ल्ड रिचेस्ट रीजन फ्रॉम मेराइन बायोडाइवर्सिटी परस्पेक्टिव। द बायोस्फीयर रिजर्व कंपैरिजन 21 आइलैंड। ये कितने आइलैंड से बना हुआ है, आपकी कहाँ की बात कर रही हूं मैं, ये देखिए यहाँ पर, ठीक है, इस एरिया की बात कर रही हूं मैं। द बायोस्फीयर रिजर्व कंपैरिजन 21 आइलैंड से बना हुआ है विद एस्चुरीज, बीचेस, फॉरेस्ट ऑफ द नियर शोर एनवायरमेंट, सी ग्रासेस, कोरल रीफ भी है यहाँ पर, सॉल्ट मार्शल्स हैं, मैनग्रोव्स आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर। ठीक है, अमंग द गल्फ
3,600 प्लांट्स एंड एनिमल स्पीसीज आर ग्लोबली, 6 मैंग्रोव स्पीसीज यहाँ पर देखने को मिलती है, एंडेमिक टू पेनिसुलर इंडिया और ऑल्सो एंडेंजर्ड, यानी कि यहाँ पर काफी सारी ऐसी स्पीसीज हैं जो कि कहीं और नहीं मिलती, वो बहुत सारी यहाँ पर देखने को मिलती है जो कि किस सिचुएशन में है, अब खत्म होने की सिचुएशन में है। ठीक है, तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे यहाँ पर इन बायोस्फीयर रिजर्व के, जो कि आपको नोट से लर्न करने हैं। 2 मार्क्स में, 3 मार्क्स के अंदर इनमें पर्टिकुलर 1 या 2 बायोस्फीयर्स के बारे में आपसे क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, और इस नोट्स के साथ में आपके ये सारा चैप्टर जो है वो ओवर होता है। कोई भी डाउट हो आप लोग मैसेज कर दीजिए मुझे, आपके जो भी कॉन्सेप्ट होंगे या नहीं क्लियर हुए होंगे तो वापस समझा देंगे आप लोगों को। ठीक है।